वक्त की गर्दिशों का हम न करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। नमस्कार, द पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा और आज एक ऐसी ही हौसलों की मिसाल हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, राजस्थान दिव्यांगजन आयोग के स्टेट कमिश्नर उमा शंकर शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम शख्सियत में। नमस्कार। सर, 14 फरवरी 1999 आपकी जिंदगी का एक बहुत अहम दिन है। मैं आपके शब्दों में सुनना चाहूंगी, आखिर उस दिन क्या हुआ था? देखिए, सर्वप्रथम तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस घटना की जानकारी कहीं से जुटाकर और आज आप हमारे पास इस साक्षात्कार के लिए आए हैं। जी। और आज जिस पद और मान प्रतिष्ठा की आपने अभी चर्चा की कि स्टेट कमिश्नर ऑफ राजस्थान डिसेबिलिटी कमिश्नरेट, तो इसके लिए सर्वप्रथम हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे, जिन्होंने एक दिव्यांग को जी। समाज में इतने बड़े पद पे विराजित कर और इतनी मान प्रतिष्ठा प्रदान की। जी। अब जहाँ तक घटना की बात है, काफ़ी बार मैं काफ़ी अलग-अलग न्यूज़ चैनल्स पे मेरे साथ इसके बारे में संबंध में चर्चा हुई है और उसकी जानकारी भी हमने दी है। यह एक 1999 का वह दौर था जब हमारे परिवार में भगवान शंकर के मंदिर बनाने की जब सोची, तो जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा था, तो उस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हम भगवान शंकर की मूर्ति को जब परिक्रमा करवाने के लिए पीछे गाँव में लेकर गए, तो उस दौरान हाई टेंशन लाइन से हमारे जो ट्रैक्टर ट्रॉली में जो पाइप होता है ट्रॉली का, वह हाई टेंशन लाइन से साथ में जुड़ गया, टच हो गया, जिसकी वजह से उस पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली में करंट टूट गया। और उस करंट के दौरान जब हम भी ट्रॉली से कूद के हम सब लोग भाग गए, जिस तरह अपनी अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग इधर-उधर भाग रहे थे। जी। तो उसी दौरान हमने देखा कि हमारे परिवार के एक बुजुर्ग जो थे, वो ट्रैक्टर और ट्रॉली के बीच में चिपक गए थे। तो हमें लगा क्यों ना उनको छुड़ाया जाए, और हमारी एज लगभग 18 साल थी। तो हमने भाग के उनको जैसे ही उनको धक्का दिया, तो वो तो छूट गए उससे, पर मुझे करंट ने हवा के अंदर ही घुमाया और ट्रैक्टर और ट्रॉली के बीच में चिपका दिया। जी। और जैसे ही हम उसमें चिपकते हैं, चिपकने के बाद हमारी बॉडी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये मानिएगा कि ब्लास्टिंग टाइप ही था। पूरी बॉडी में आग लग गई थी, स्किन फट गई थी हम्म। और पेट की स्किन जो मेरी थी वह फट गई थी। पाँव के पंजे जो थे मेरे ऑन स्पॉट ही वहीं पर ही राख हो गए थे। जी। हाथ की उँगली भी चली गई थी। तो इस प्रकार एक लंबा समय मेरा वहाँ पर जब एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ से जब हम आए हॉस्पिटल, तो एक बहुत बड़ा लंबा समय हमने एक लोहे की जाली में सीधे लेट के बिताया, और क्योंकि पेट की स्किन नहीं थी तो स्टिचेज़ लगाना भी बहुत ही मुश्किल काम था कि किस प्रकार उसमें स्टिचेज़ लगेंगे। पर इस सारी प्रक्रिया के दौरान हमारी माताजी ने जो भगवान शंकर के मंदिर की हमने प्रतिष्ठा की, जी। हमारे परिवार ने, उसमें भगवान शंकर की पूजा पाठ को नहीं छोड़ा। जी। वह निरंतर उसमें लगी रही और उस पूरे प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई गई, पूरे विधि विधान से सब कार्य भगवान शंकर के शिवलिंग पे जो किए जाने थे वे सब किए भी गए। और उसमें आप परिणाम ये देखिएगा कि जिस प्रकार धीरे-धीरे हमारा उपचार होता गया और हम धीरे-धीरे जिन बातों के अंदर गंभीरता थी कि शायद बचेगा या नहीं बचेगा, तो आज आपके सामने हूँ कि मैं एकदम स्वस्थ आपके सामने खड़ा हूँ। जी। और इस दौरान हमने जो हर्डल्स देखे हैं, वो तो आप समझ सकते हैं कि मैं एक क्रिकेट का प्लेयर था और शाम को खेलने जाया करता था और अपना एक अच्छा एक जीवन जो है खिलाड़ी व्यतीत कर बनने रहे के लिए थे। चाहता था मैं जी। कि एक अच्छा खिलाड़ी बनूँ क्रिकेट की दुनिया में। तो जब वह एकदम सपना टूट गया और उसके बाद आप जब लगातार 2 साल तक हम्म। एक घर के बेड पे ही आप जब लेटे रहो और जा नहीं सकते, चल नहीं सकते कहीं भी, तो वह बड़ा ही एक मेरे लिए मान सकता हूँ एक बड़ा ही दुःख भरा सफ़र था। जी। और जब चलने लगा तो वह भी रेंग-रेंग के मैंने फ़र्श के ऊपर लगभग 7-8 महीने बिताए। जी। और इस दौर के बाद जब अचानक कुछ ऐसा जीवन में होता है कि दीवार को पकड़ के हमने चलने की कोशिश की, और हम जैसे दीवार को पकड़ के चलते हैं लगभग 2 ढाई साल के बाद, हम्म। तो हमने चलना भी शुरू किया उस दिन के बाद। जी। तो फिर धीरे-धीरे हम प्रयास करते रहे और वापस से क्रिकेट के मैदान पर भी आए हम। जी। सवाई मान सिंह स्टेडियम के अंदर हमने क्रिकेट का मैच खेला, उसमें स्कोर भी हमने अच्छा किया, बॉलिंग भी अच्छी की, पर उसके बाद बॉडी जो थी हमारी एक्चुअली वह साथ नहीं दे पा रही थी, क्योंकि प्रतिदिन नित्य पाँव में मेरे घाव हो जाते हैं, आज भी हो जाते हैं, और जुराब जो है वह हमारे पाँव के साथ चिपक जाती है आज भी। जी। और इसके लिए हमें रोज़ रात को जाकर घर के अंदर गर्म पानी के उसमें पैरों को काफ़ी देर तक भिगो के रखना पड़ता है, फिर इसका उपचार रोज़ करना पड़ता है। उसी के हिसाब से जीवन भी चला आ रहा है, पर हम ये मानते हैं कि हमें ईश्वर ने
बहुत अच्छा, बहुत कुछ दिया। जी। इस दौरान हमने विशेष योग्यजनों के लिए अगर आप बात करें तो बहुत लंबा समय हमने दिव्यांगजनों की सेवा में भी व्यतीत किया। हमारे होम डिस्ट्रिक्ट गृह जिला जो हमारा हनुमानगढ़ है, वहाँ भी हमने दिव्यांगजनों की बहुत सेवा की और लगातार हमारे परिवार के साथ हमने मंदिर के अंदर लगभग आज 20-22 साल से भंडारे का आयोजन किया जाता है मंदिर में, जहाँ पर विशेष योग्यजन या सभी वर्गों को खाना खिलाया जाना, उनकी सेवा करना, वह सब कार्य भी वहाँ पर आज किए जा रहे हैं वर्तमान में भी। और इसी दौरान फिर हमने आईएएस की तैयारी भी की। अच्छा। काफ़ी लंबे समय आईएएस की तैयारी करने के बाद जब नहीं हुआ तो वकालत भी हमने की और आज हम वकालत भी करते हैं। तो उसके बाद फिर फाइनली आपको जैसा मैंने बताया कि विशेष योग्यजन क्षेत्र में कार्य करते-करते और साथ ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर प्रदेश सह संयोजक निःशक्तजन प्रकोष्ठ के पद पर रहते हुए भी हमने विशेष योग्यजनों के लिए बड़े ही कार्य किए। उन कार्यों की ये माने कि आप परिणति ही माने कि जो पद हमें आज माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आज हमें दिया है। जी। सर, जब वो हादसा आपके साथ हुआ था तो एक पल को सब कुछ आँखों के सामने अंधेरा छा गया था। आप बता रहे हैं कि 2.5 साल बाद आपने उठने की कोशिश की, चलने की, अपने पैरों पर चलने की कोशिश की। लेकिन क्या उस 2.5 साल के दौरान कभी ऐसा ख़्याल आया कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ या सुसाइड जैसा कोई भी ख़्याल? देखिए सच माने तो जब हॉस्पिटल के अंदर हमारे ऑपरेशंस होते थे तो लगभग 5-6 महीने के बाद शरीर एकदम ऐसे लगता था कि अब जीने का कोई मतलब है नहीं। हुँ। क्योंकि आप बेड पे लेटे रहते हैं रोज़। मुझे आज भी एक दिन याद है कि जब मैं एपेक्स हॉस्पिटल में एडमिट था, जी। तो उस दौरान जब जिस बेड पे सोता था तो उसके सामने से एक फ़्लाइट जाया करती थी। जी। और एयरपोर्ट की शायद वो फ़्लाइट वहाँ से कुछ टेक ऑफ का कुछ होगा शायद उस साइड से। तो वहाँ वो फ़्लाइट जब जाती थी, उड़ती थी तो मैं रोज़ उसको देखता था। ये मेरे को आज भी याद है कि वो खिड़की मेरे गेट की जो पाँव की तरफ होता था गेट, जी। वो खुला रहता था, रोज़ जाती आती थी तो मैं सोचता था कि कभी मैं भी ऐसे जाऊँगा या घूमूँगा या ऐसा कुछ होगा। जी। और डॉक्टर्स जब आते थे ऑपरेशन करने के लिए या मेरे ड्रेसिंग करने के लिए, जी। तो वह बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता था। हुँ। तो यह तो सत्य है कि जब आप एक समय के बाद कितना सहन करेंगे आप और रोज़ आपको जब ड्रेसिंग होना है हर 2 दिन के बाद आपके घाव बॉडी के अंदर लगभग आपको 70% बॉडी पे घाव हो गए थे और उन घाव को रोज़ ड्रेसिंग करना, पट्टियाँ करना, उन पे सब पे दवाइयाँ लगाना, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था। जी। और हम तो हमेशा ही कहते हैं कि इतना ये दर्द ईश्वर ना दे किसी को, बिल्कुल। क्योंकि ये सहन नहीं होता है। उस दौर में आपके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा कौन था सर? देखिए मेरी प्रेरणा तो मैं हमेशा ही मानता हूँ मेरे माँ-बाप हैं। जी। क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीज़न था कि जब हमें एक्सीडेंट हुआ तो हमारे पिताजी हमें गोद में उठा के लेके गए और हमारी माँ पूजा पाठ करती रही हमारे लिए निरंतर भूखी प्यासी जब तक हमें पानी नहीं दिया गया, क्योंकि इसके अंदर जब करंट लगता है तो जल आपको नहीं दिया जाता है, तो आपके होठों के हल्का सा बस पानी की प्यास लगती है तो एक कॉटन से आपको लगा दिया जाता है, जी। तो कि भाई ठीक है अभी आप एक बार जैसा भी उनका प्रक्रिया है। तो जी। उसी दौरान हमारी माँ ने भी उतने दिन ही पानी ग्रहण नहीं किया था जितने दिन हमें नहीं दिया गया अच्छा। और पूजा में लगातार लगी रही और हमारी सेवा में लगी रही। जी। तो उस दौरान जब हमने हमारी माताजी को डॉक्टर्स के सबके हाथ जोड़ते हुए देखा जी। कि बेटा ठीक हो जाए हमारा, रोते हुए देखा, हमारे पिताजी को हमने हमारे सिरहाने के ऊपर बगल में हर वक्त रोते देखा कि क्योंकि डॉक्टर्स कहते थे कि मुश्किल है अभी, फिर भी देखिएगा ईश्वर की सब होगा तो ठीक है, प्रयास सभी कर रहे थे अपनी अपनी जगह। तो वो जो दौर था और हमने जब देखा हमारे माताजी पिताजी की जो हालात थे, उसके बाद हमारे दिमाग में यही बात आई कि ईश्वर कैसे भी अब ठीक हो जाऊं तो मैं कम से कम इन्हें कुछ अच्छे दिन दे सकूं। और जी। आज मैं मानता हूं कि मेरे माताजी पिताजी को शायद आज अफसोस नहीं होगा इस बात का कि हमारे बच्चे के करंट लगाया वो आज दिव्यांग है या कुछ भी, आज उनको नहीं होगा और आज उन्हें अपने बेटे के दिव्यांग होकर कामयाबी पर उनको आज फक्र भी महसूस होता होगा। जी। शिव भक्त भी आप कहे जाते हैं और कहीं न कहीं आप अपनी प्रेरणा माँ को भी बताते हैं। तो कहते हैं ना कि अगर माँ का हाथ है और महादेव का साथ है तो फिर दुःख में भी सुख का साथ है। तो महादेव के प्रति जो आपकी आस्था है वो कैसे जागृत हुई? देखिए उसका उदाहरण तो आपको मैंने बताया कि हमारे जो शिव मंदिर बना है उस शिव मंदिर की देन है जी। कि आज हम यहाँ हैं कि बाबा ने देखिए अब 14 फरवरी को हमें करंट लगता है, जी। 14 फरवरी 1999 को। और जब हम यहाँ पर हमारा पहला पत्र जो प्रशासनिक तौर पर निकालते हैं यहाँ और बैठते हैं इस कुर्सी पे कार्य करने के लिए, तो वह भी 14 फरवरी 2022 थी, सेम ही तारीख थी और 14 फरवरी 2022 को सोमवार था। जी। और हमारे परिवार ने जैसे कि मैंने बताया कि हर महीने के दूसरे सोमवार को भंडारा चलाते हैं हम मंदिर पर। जी। उस दिन दूसरे सोमवार का भंडारा भी चल रहा था। अच्छा। और जब हमारे को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा, तो वह भी 14 मार्च थी, जी। तारीख भी 14 थी और उस दिन भी सोमवार था और उस दिन भी भगवान शंकर के मंदिर पर भंडारा चल रहा था। तो यह सब चीज़ें हैं और उसके बाद जैसे अब आप आस्था की जहाँ तक बात है, जब आप जिस
जिस आज मुझे देखिएगा कि जब भगवान शंकर ने हमें उस दिन डिसेबिलिटी की कैटेगरी में जब हम आए एक जी प्रतिष्ठा में, तो आज हम हैं भी तो डिसेबल कमिश्नर ही। जी तो इससे ज़्यादा और क्या परिचायक होगा किसी बात का। जी और ईश्वर आपको कब क्या सोच के करता है सारा, ये आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल सर, और कहा भी जाता है कि अगर ईश्वर आपको एक कमी देता है तो बहुत सारी खूबियों से भी नवाजता है। करता है। तो चूंकि आप जिस पद पर अभी फिलहाल आश्रित है, उस पद को लेकर काफी लोग अनभिज्ञ भी है और इस विभाग से भी अनभिज्ञ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, इस तरीके से उन्हें जानकारी देंगे? देखिए, इसके लिए जब से हम इस पद पे आए हैं फरवरी माह से लेकर, और आज आप लगभग 13 माह मुझे हो गए हैं इस पद पे बैठे हुए। जी तो हमने इसके लिए अलग-अलग कार्यक्रम चलाए। जैसे सर्वप्रथम तो हमने सभी जिलों का दौरा किया, और जिलों में जाकर लगभग 26-27 जिलों में जब हमने विशेषज्ञजनों को इकट्ठा किया, विभागों को इकट्ठा किया, जी सबसे जानकारियाँ जुटाई इस कार्यक्रम इस सॉरी विशेषज्ञजनों के संबंध में भी, जी और जानकारियाँ भी दी कि भई आपका एक कमिश्नर होता है, जो स्टेट कमिश्नर होता है, उसके लिए कमिश्नरेट बना हुआ है। इस प्रकार से व्यक्तिगत हमने विशेषज्ञों से मिलकर जानकारी दी। जी तो जब ये 6-7 महीने का समय निकल गया, तो सितंबर माह में हमने कार्यक्रम चलाया तहसील स्तर पर, जी जिसे हमने नाम दिया माननीय मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी की प्रेरणा से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392। हम्म इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हर तहसील पर जाते हैं, हम्म और राजस्थान की अब तक हमने 147 तहसील कर ली हैं। इसकी शुरुआत हमने बीकानेर संभाग से की थी, बीकानेर संभाग के बीकानेर जिले की नोखा तहसील से। जी तो बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, 36 तहसील हैं, उन पे सुनवाई की हमने। और द्वितीय चरण में हम उदयपुर संभाग में गए, और उदयपुर संभाग की जो 6 जिले हैं उनके 72 तहसील पे हमने सुनवाई की। और तृतीय चरण में जोधपुर संभाग में हैं अभी हम, जिसमें जालोर, सिरोही और पाली हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। और बाड़मेर में अभी हमारी सुनवाई चल रही है। अभी हम पिछले 3 दिनों भी बाड़मेर में हम सुनवाई कर कर आए हैं। बाड़मेर में कुल 18 तहसील हैं, तो उसमें से 11 तहसील पे हम सुनवाई कर चुके हैं, जी और बाकी अभी हमारा आगे का कार्यक्रम 20 तारीख का है, जिसमें हम सुनवाई करेंगे। जी इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम समस्त विभाग अधिकारी हों या विशेष योग्यजन हों या उनके परिवार के जन हों, इन कार्यक्रमों के माध्यम से यह संदेश भी देते हैं कि आपका एक आयुक्तालय बना हुआ है, आपका एक स्टेट कमिश्नर बना हुआ है, आप उस स्टेट कमिश्नर को अपने काम बताएं। क्योंकि देखिए, यह एक ऐसा शानदार डिपार्टमेंट है कमिश्नरेट, जो राजस्थान के सभी डिपार्टमेंट से संपर्क करके एक विशेष योग्यजन के काम करवा देता है। जी अब आप देखिएगा, विशेष योग्यजन को लोन लेना है, जी तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। तो उसके 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे 1 लाख रुपए यदि लोन लेता है, तो 50,000 रुपए राजस्थान सरकार सब्सिडी के तौर पे खुद वहन करती है। अब उसने लोन की फाइल लगाई, उन्होंने समाज कल्याण में लगाई, और समाज कल्याण से वो फाइल बैंक में चली गई। अब बैंक में उनको 1 बार जाना पड़ा, 2 बार जाना पड़ा, तो एक विशेष योग्यजन को कई प्रकार के संघर्ष करने पड़ते हैं अपनी शारीरिक स्थितियों के साथ। जी तो जब वो परेशान होगा और फिर लोन नहीं मिला, तो फिर वो अपना काम नहीं कर पाएगा। हम्म तो ऐसी स्थिति में कमिश्नरेट उनके पास है, तो वो घर बैठे बता सकते हैं कि ये हमारी एक फाइल गई थी, हमारा लोन नहीं हुआ। तो हम बैंक से बात करेंगे, उनका लोन करवाएंगे, और उनके रोजगार की स्थितियां उनकी मजबूत करेंगे। जैसे दूसरी स्थिति बताता हूँ, जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके तहत कोई विशेष योग्यजन किसी निजी अस्पताल में इलाज के लिए गए, और वहाँ जाने के बाद उनको कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे कि इलाज नहीं हो पा रहा, या उनका चिरंजीवी का कार्ड की कोई समस्या आ गई, या ऑनलाइन ट्रैकिंग में कोई दिक्कत आ गई। अब इलाज तो करवाए बिना नहीं आ सकता वो, पर यदि वो वहाँ बैठा बैठा ही अपने कमिश्नर को फ़ोन लगा दे, जैसे कि मैं अपना व्यक्तिगत नंबर सभी डिसेबल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, सभी को दे रखा है हमने, तो वहाँ से वो सीधा फ़ोन करते हैं कि हम हॉस्पिटल में आए, हमें इलाज करवाना, हमारा इलाज नहीं हो रहा। तो हम तुरंत प्रभाव से उस हॉस्पिटल से संपर्क करते हैं, डॉक्टर से संपर्क करते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMHO से संपर्क करते हैं, और तुरंत प्रभाव से उनके इलाज की व्यवस्था करवाते हैं। तो आप खुद समझिएगा कि यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ डिसेबल्स अपने घर बैठे बैठे अपने समस्त कार्य करवा सकता है। जी तो जब मालूम नहीं होगा, अभाव होगा, तो उनको मालूम ही नहीं था। ये सत्यता है, और इसमें कोई मैं इसको छुपाना नहीं चाहूँगा। वास्तव में ही राजस्थान के अंदर अधिकांश, यूँ कहूँगा कि 70 से 80% विशेष योग्यजनों को यही मालूम नहीं था कि कमिश्नरेट है, और उसका एक स्टेट कमिश्नर है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कार्य करता है। तो सरकार जब लाखों रुपया खर्च कर रही है, हमें तनख्वाह दे रही है, इतना बड़ा ढांचा सरकार ने तंत्र विकसित किया है, तो किसके लिए किया है? जब यदि विशेष योग्यजनों को मालूम नहीं होगा, तो वो इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। आप देखिएगा कि एक समय था कि जब मैं यहाँ आया, तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने में ग्रीवेंसेस बहुत कम आती थी, कोई 20-50-100 आ गई, ठीक है। आज की स्थिति ये है, मेरे पास 15,000 से भी ज़्यादा परिवेदनाएं राजस्थान के दिव्यांगजनों की हमारे पास है। अच्छा और ये हम दिव्यांगजनों को कहते हैं कि आप हमें बताएंगे नहीं तो हम करेंगे कैसे। तो उनको अब ये लगने लगा है कि अब हमारे पास कोई है,
हमारा कोई डिपार्टमेंट है। आप खुद आएँ, आप देखिएगा पूरा दिव्यांगजनों के लिए बना हुआ है। और उसके बाद भी दिव्यांगजन यदि अलग-अलग विभागों में चक्कर काटते हैं और परेशान होते हैं, तो ये बड़ा दुखदाई है। जैसे कि अभी बिजली के कनेक्शंस की बात चल रही थी, तो एक सिरोही में एक कोर्ट, मेरा मोबाइल कोर्ट लगाते हैं हम लोग, तो उसके संबंध में हमारे पास मामला आया। तो आप देखिए राजस्थान सरकार ने इतना अच्छा एक ऑर्डर निकाल रखा कि जितने भी विशेष योग्यजन जो पेंशनधारी हैं, उन सबको बीपीएल के समान माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब बीपीएल की बात आई, तो उनको कनेक्शन दिया जाना फ्री है, निःशुल्क है, उनके कनेक्शन लगना निःशुल्क है। तो ऐसी स्थिति मेरे पास कुछ 2-3 मामले मेरी कोर्ट में आए, तो तुरंत प्रभाव से बीपीएल का उनको लाभ मिला। उनके घर में बिजली का मीटर लगा, कनेक्शन लगा और तुरंत प्रभाव से उनकी बिजली शुरू हुई विदिन 2 आवर्स में। अब वही प्रक्रिया उन्होंने मुझे बताई तो तुरंत हुई। और बाकी तरीका है, ठीक है, कोई काम नहीं करता, डिले होता है, तो उसके लिए ये बना है। अगर आपका काम में कहीं कोई परेशानी आती है तो आप सीधा हमसे कहिए, ताकि हम आपका काम करवा सकें। यही आयुक्तालय की खूबी है और यह आयुक्तालय सबको मालूम होना चाहिए। और मैं आपका भी विशेष तौर पे धन्यवाद करूँगा कि आपने इस जानकारी के बारे में जानना चाहा, आयुक्तालय के बारे में जानना चाहा, और आपके माध्यम से अधिक विशेष योग्यजनों को मालूम चले और अधिक से अधिक वह हमारे से इस बारे में संपर्क भी करें। मैं फिर से आपके माध्यम से अपना नंबर साझा करना चाहूँगा, ठीक है ना, 9411322498। जी सर। इस पे आप फ़ोन कर सकते हैं। यूँ तो इस विशेष पद पर काफ़ी सारे लोग रहे, लेकिन आपके आने के बाद वो महत्वपूर्ण बदलाव जो आपने देखे, जो आपने किए? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि आज राजस्थान के प्रत्येक दिव्यांगजन को मालूम है कि हमारा एक आयुक्तालय, हमारा एक आयुक्त है और इस पद के साथ हम न्याय कर पा रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरा, जैसे मोबाइल कोर्ट लगा रहे हैं आज हम, वह राजस्थान के अंदर हर ज़िले में जाकर लगा रहे हैं। आज सिविल कोर्ट की जो पावर्स हैं सभी दिव्यांगजनों के लिए, पहले कोर्ट यहीं लगाते थे हम लोग, तो फिर हमने डिसाइड किया क्यों ना हर ज़िले में जाकर कोर्ट लगाई जाए। तो हर ज़िले के अंदर अभी मोबाइल कोर्ट लग रही है, जिसके तहत विशेष योग्यजन अपने मामले हमारे पास लेकर आ रहे हैं और उनको न्याय भी मिल रहा है इसके माध्यम से। दूसरा, आप तहसील स्तर का जो कार्यक्रम मैंने बताया, यह कार्यक्रम अपने आप में बहुत बड़ा और अपने आप में बहुत बड़ी वो रखता है कि क्योंकि आज ये देखिएगा कि तहसील स्तर पर जाकर किसी भी राज्य में आप देखेंगे कि कोई विशेष योग्यजनों के लिए सुनवाई का अलग से कार्यक्रम नहीं बना कभी। यह सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम है उनकी प्रेरणा से कि जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए किया जा रहा है, ना कि जिला स्तर पे, ना ही संभाग स्तर पे, ना राज्य स्तर पे, तहसील स्तर पे दिव्यांगजनों के लिए किया जा रहा है। यह पूरे इंडिया के अंदर राजस्थान इकलौता राज्य है इसके अंदर। हम तो ये 2 बातें जो मानते हैं वे सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। बाकी आपने देखा अभी हाल ही के अंदर जो बजट घोषणाओं की बात करें, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बहुत-बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने पेंशन जो 750 थी बढ़ाकर मिनिमम पेंशन गारंटी योजना के तहत 1000 रुपये कर दिए और प्रतिवर्ष यह पेंशन बढ़कर 15% प्रतिवर्ष अपने आप स्वतः ही बढ़ जाया करेगी। अगर एक शब्द में उमा शंकर शर्मा जी को अगर परिभाषित करना हो, तो क्या कहेंगे? अब देखिए, हम हमारे बारे में तो कुछ नहीं बता पाएँगे, उसके लिए तो आप ज़्यादा समझ पाएँगे। इतना आपने साक्षात्कार हमारा किया है, तो शायद आप ही इसे परिभाषित कर दें, जब भी आपको लगे कि हाँ, नहीं ये होना चाहिए नहीं, इनके क्योंकि लिए। आपने ज़िंदगी में इतनी मुश्किलों का सामना किया है, तो फिर भी अगर आपने कोई तो शब्द सोचा होगा या कोई लाइन? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि असंभव कुछ नहीं है, जी। सब संभव है। आज भी अगर कुछ भी आपके साथ होता है रोज़, तो वह किन्हीं कारणों से हुआ है और उसके कुछ ना कुछ कारण नीति में आपके छुपे हुए हैं। जी। जो आज आप करते हैं, कुछ पता नहीं उसका आगे जाके आपको उसका क्या परिणाम मिलने वाला है। ये सब ईश्वर का किया हुआ सब एक मैं मानता हूँ कि उसका नियम है। जी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा और बाकी संघर्ष जीवन में करते रहिए। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जी। सोच आपकी सकारात्मक होनी चाहिए। आप जैसे ही नकारात्मक सोचने लगते हैं, आपके ये मानते हैं कि हम तो कि स्किल आपकी जो सोचने की क्षमता है, वह अपने आप ही गिर जाती है। फिर आप आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप अच्छा ही अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए, बुराई मत कीजिए किसी की। जी। क्यों अपना समय इसमें आप व्यर्थ करें? हमने हमारे जीवन में यही सीखा कि आपको आगे बढ़ना है, तो आप बढ़ते रहिए बस। किसी व्यर्थ की बात करके अपना समय मत बर्बाद करें और संघर्षशील रहें। दुःख सबकी ज़िंदगी में आते हैं क्योंकि जीवन यही है और दुःख आएगा तो सुख भी आएगा। ठीक है, सुख चला जाता है तो पता नहीं चलता कि सुख कितनी जल्दी बीत गया और दुःख का एक-एक मिनट पता लगता है कि कैसे बीतता है, क्योंकि इसे हम भली-भाँति समझते हैं। तो फिर यही कहूँगा, संघर्षशील रहिए, आशावान रहिए, ईश्वर में आस्था रखिएगा। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। इससे ज़्यादा तो क्या बताऊँ इसके बारे में। जी। धन्यवाद। और आपके हर वक्त में जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति आप आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या भूमिका है उनकी आपकी ज़िंदगी में? देखिए, ज़िंदगी में भूमिका की जहाँ तक बात है, आज जो सम्मान हमें मिला है, जो मान प्रतिष्ठा आज हमारे पास है, वो आज उन्होंने हमें दी है। इसमें तो कोई मैं कह नहीं सकता किसी और दूसरी बात के लिए कि जो है वो है।
और वास्तव में ही आपको इस बात के लिए निष्ठावान होना भी चाहिए। जी। क्योंकि देखिए, आज जो पद हमारे पास है, इसकी ये सिर्फ़ हमारे लिए नहीं है। यह उस माँ के लिए भी है जिसने हर वक़्त डॉक्टर के हाथ जोड़े। वह उस फ़ादर के लिए भी है जो हर वक़्त रोता था, मेरे पिता के लिए भी है। हुँ, वह मेरे बड़े भाई साहब के लिए भी है। ये हुँ, मान प्रतिष्ठा, जो सम्मान आने वाले समय में या आज कहें या भविष्य तक, हुँ, काफ़ी समय तक जो जीवन में रहेगा हमारे परिवार के साथ, वह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक परिवार जब एक बहुत बड़े संघर्ष से निकल के आता है ना, और जब उसको जब ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो आपको आभार व्यक्त करना चाहिए। जी, हमारा ऐसा मानना है। जी, क्योंकि आज शायद आप इंटरव्यू भी ले रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आज किसी पद पे या हम प्रतिष्ठा के साथ हैं, तभी आज आपको भी लगा कि नहीं, हमें एक साक्षात्कार लेना चाहिए। जी, तो उसी उद्देश्य से आप आए हैं, तो वह उसका असली तो मैं मानता हूँ जी। कि राजस्थान में चूँकि विधानसभा चुनावों की तैयारियाँ भी ज़ोरों-शोरों पर हो रही है, तो क्या आप भी इस चुनावी अड्डे में जो है उतर सकते हैं? नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो ठीक है, डिसेबल्स के लिए जो काम करते हैं उसके लिए हम खुश हैं, और हमारे अनुरूप यह पद है एक्चुअली। हम जो आज प्रशासनिक कार्य के कर रहे हैं, उसके लिए मैंने बताया, इसकी तैयारी की मैंने। आज सिविल कार्य जो कोर्ट के हम करते हैं, उसके लिए एज़ ए एडवोकेट उस पे वर्किंग कर रहा हूँ। जी। हम इसके लिए खुश हैं, पर हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जो सरकार की योजनाएँ हैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, ये बहुत शानदार हैं, और आज राजस्थान के अंदर इस बात का एक मॉडल बन गया है। आप खुद देखिएगा, अभी हाल ही में हम न्यूज़पेपर में देख रहे थे कि कर्नाटक के अंदर बीजेपी सरकार के कुछ शायद सदस्य राजस्थान के अंदर ओपीएस का अनुसरण करने आ रहे हैं। जी। ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमारी जो है, उसका अनुसरण करने आ रहे हैं कि उसको किस प्रकार लागू किया है। जी, तो आप सोचिएगा, कर्नाटक में आने वाले समय में इलेक्शन सब आने वाले हैं, जी, तो कितनी चिंतित है इस बात को लेकर वहाँ की सरकार, जो वर्तमान बीजेपी सरकार है, कि राजस्थान में किस प्रकार ओपीएस लागू किया है। तो यह इस बात को दर्शाता है। आज आप देखेंगे कि इतनी शानदार योजनाएँ हैं। आप चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को देखिएगा, पूरे इंडिया में कहीं भी 25 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क नहीं है, जी, और दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए तक का उसमें दिया जा रहा है। समझ जाँच और दवाइयाँ फ्री हैं। तो ऐसी एक के बाद एक इतनी शानदार योजनाएँ यहाँ पर निकाली गई हैं, तो कहीं अ, लगता ही नहीं है कि माहौल कहीं कुछ है। आने वाले समय में देखिएगा, आपको बहुत आगे-आगे बहुत अच्छे-अच्छे परिणाम नज़र आएँगे। जी। चूँकि सर आपने मौत को बहुत करीब से देखा है, तो आपके लिए वाक़ई ज़िंदगी सामान्य नहीं है। तो उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे जो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोचते हैं? देखिए, हमारा तो सीधा-सा संदेश है कि ख़त्म करने के लिए, अपने आप को मारने के लिए तो सोचना भी नहीं चाहिए कभी भी। जी, क्योंकि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी आपको ईश्वर ने दी है, वो सब उसकी उसकी कृपा है कि आज आप एक मानव युग के अंदर हैं, और आप समझ सकते हैं, इंसान की तरह कार्य कर सकते हैं, तो आपका जीवन बहुत सुंदर होता है। जी, इसको आप, जब आपको लगता है कि हमारे मन में कुछ बुरे ख़्याल आ रहे हैं, हम ऐसा, तो आप कम से कम 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन सकारात्मक सोच के तो देखिएगा, आपके जीवन के अंदर कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। आप ईश्वर में आस्था रखिएगा, जी, आप उसकी पूजा-पाठ कीजिएगा, आप ईश्वर पे छोड़ दीजिएगा सब कुछ, जो हो रहा है वो उसी की मर्ज़ी है। जो नहीं होगा वो ठीक है, जो हो रहा है वो सब उसी की मर्ज़ी है। जी, तो ये सब सोचना चाहिए, कभी भी दिमाग में ये बातें मत लाइएगा कि अब आप सोचिएगा कि 20-22 साल मुझे करंट लगे हुए हैं। आज भी तो डिफ़िकल्टीज़ तो हैं मेरी बॉडी के साथ, आज भी तो मैं उन डिफ़िकल्टीज़ के साथ जीता हूँ, तो क्या जीना छोड़ दिया? तो ऐसा थोड़ी होता है कि 1 साल पहले आज जब हमें ये पद मिला, तो उससे पहले भी तो हम संघर्ष कर रहे थे। पर दिया ना ईश्वर ने हमें। क्यों नहीं? इसलिए दिया क्योंकि हम लगे रहे। हम जी, कंटिन्यू प्रयासरत थे कि हमें कुछ तो अचीव करना है। जी, हमें हमारे माँ-बाप को सुख देना है, हमारे माँ-बाप कुछ अच्छा देखें। उनके जीवन में इतना दुःख उन्होंने देखा हमें लेकर, उसके कुछ अच्छे परिणाम उनको आज मिलें। तो यह सब बातें यदि हम सोचेंगे और करेंगे, तो हमारे जीवन में हम सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। जी सर, बिल्कुल और आपका हर वक्तव्य एक हौसला अफ़ज़ाई करता है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी दिव्यांगजन आयोग के स्टेट कमिश्नर उमाशंकर शर्मा जिसे हमारी खास बातचीत। अगली बार फिर होगी किसी ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।